हेलो एवरीवन, वेलकम टू महामना एकेडमी। माई सेल्फ शांतनु सिंह फ्रॉम IIT BHU। तो अभी तक पिछले दो लेक्चरों में हमने जाना था चार्ज के बारे में और चार्जेस की वजह से क्या फोर्स लगता है उसके बारे में। फिर नेक्स्ट लेक्चर में जाना था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होता है, जैसे इससे जस्ट पहले वाले टॉपिक में हमने क्या जाना था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस। नॉर्मली का मतलब बता चुके हैं कि परपेंडिकुलरली एंटर करना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, मान लेते ये है हमारे पास एक सरफेस, इससे परपेंडिकुलरली कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, वही हमारा हो जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लिख लेते हैं इस चीज को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली through a surface is called electric flux। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखती कैसी है, ये चीज़ हम लोग पुराने लेक्चर में देख चुके हैं। जैसे एक और बार दिखा देते हैं। ये है, मान लीजिए हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और इसके जस्ट पास में रखा हुआ है नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाती हैं, ऐसे एक क्लोज लूप फॉर्म करते हुए। ऐसा ऐसा कुछ दिखता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम, कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं। ये चीज़ हम पिछली बार जान चुके थे। मान लीजिए इसी के बीच में एक सरफेस रखा हुआ है, तो इसी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली इस सरफेस को क्रॉस कर रही होंगी, वही उनका नंबर अगर हम काउंट कर लें तो वो चीज़ हो जाती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये बात तो हो गई थ्योरी की। अब चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट में। न्यूमेरिकल वाले पार्ट के लिए हमें चाहिए रहता है फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट किया जाता है इस साइन से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। ठीक है, ई हमारा डिनोट करता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और एस वेक्टर क्या डिनोट करता है, एरिया वेक्टर। सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो हमारा हो जाएगा एस वेक्टर। तो अगर इन दोनों चीज का हम डॉट प्रोडक्ट निकाल दें तो हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाता है। तो अगर इस डॉट प्रोडक्ट को अपन ओपन करें तो क्या हो जाएगा, ई एस कॉस थीटा। हम लोग जब भी किसी डॉट प्रोडक्ट को ओपन करके लिखते हैं तो हमारे पास हमारे के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाता है, कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाता है। और जो ये एंगल है, ये एंगल किसके बीच का है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। ठीक है, हम लोग अब फॉर्मूला भी जान चुके हैं। अब चलते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो जैसे सबसे पहले हम लोगों ने क्या जाना कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो चीज क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस। ये एक पॉइंट तो हम लोग जान चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स खत्म हो जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट, नेगेटिव चार्ज इज द एंडिंग पॉइंट।
अपन चले अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो वो हमारा हो जाएगा कि जो भी हमारा पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस बन रही होती हैं, जो पॉजिटिव डायरेक्शन में आती हैं, पॉजिटिव चार्ज से बन रही हो तो उनको हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। और जो नेगेटिव चार्ज से जो बन रही होती है फील्ड लाइंस, उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। अगर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया जाए कि मान लेते हैं हमारे पास ये सरफेस है, अगर इसमें कोई फील्ड लाइन एंटर कर रही है तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और अगर इसमें से कोई फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है तो इसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं क्या क्या चीज है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब एकदम परपेंडिकुलरली आना चाहिए, किसी और एंगल में नहीं जाना चाहिए, वो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉजिटिव चार्ज इज द स्टार्टिंग पॉइंट। जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए, और नेगेटिव चार्ज हमारा एंडिंग पॉइंट हो जाता है। अगला क्या है, किसी भी सरफेस में अगर जो फील्ड लाइंस एंटर कर रही होंगी उनको लिया जाता है पॉजिटिव, और जो फील्ड लाइंस उनसे बाहर निकल रही हैं उसको लिया जाता है नेगेटिव। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरफ। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है कि हमारे सिस्टम ऑफ चार्जेस होते हैं। एक तुम्हारे पास इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे। मान लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव क्यू चार्ज है, और इनको थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस पर रखा हुआ है, मान लेते हैं 2a डिस्टेंस पर। इसी पूरे सिस्टम को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे अगर ड्रॉ करके देखें, हमारे पास एक यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और इससे कुछ दूरी डिस्टेंस पर हमारे पास रखा हुआ है नेगेटिव चार्ज। डिस्टेंस मान लेते हैं हमारे पास ये है 2a। तो इसको जो पूरा ये सिस्टम है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इतनी दूरी पर रखा गया है, इसी सिस्टम को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इसको लैंग्वेज में भी लिख लेते हैं। तो क्या लिखा है, द सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे हमने बताया कि हमारे पास अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, वो किस दूरी पर रखा हुआ है, तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल के ही अंदर है, बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जान चुके हैं, अब ये क्या नई चीज है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिनोट किया जाता है P से, और इसका फॉर्मूला बनता है, मान लेते हैं हमारे पास जो डायग्राम था कि एक ये रहा पॉजिटिव चार्ज Q और एक ये रहा नेगेटिव चार्ज Q, जो कि दूरी पर रखा हुआ है 2a। तो यहां से हम चार्ज उठा लेते हैं Q इंटू जो इनके बीच की दूरी है 2a, यही मिलके बना देता है क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। P की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इंटू 2a, चार्ज मल्टीप्लीकेशन में डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो हमारा गॉस लॉ। गॉस लॉ के हिसाब से क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, तो वो उस क्लोज सरफेस में कितना फ्लक्स है, तो इसका फॉर्मूला बताया था गॉस लॉ में। गॉस लॉ के हिसाब से
गॉस लॉ के हिसाब से मान लेते हैं अगर हमारे पास ये एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, ये 3 चार्जेस प्रेजेंट है, तो इस पूरे क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बनेगा, वो हमारा हो जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू नेट चार्ज enclosed in the surface अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बारे में हम पहले लेक्चर में जान चुके हैं फोर्स के फॉर्मूला में, ठीक है। तो ये हमारा जो गॉस लॉ है हमें ये बताता है कि मान लेते हैं हमारे पास कोई भी क्लोज सरफेस है, उसके अंदर बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट है, तो उसका हम लोग फ्लक्स कैसे निकालेंगे। फ्लक्स निकालने के लिए नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो नेट चार्ज हमारे पास क्या हो जाएगा इस सरफेस के अंदर, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। इसी के ऊपर अगर हम लोग एक क्वेश्चन करना चाहें, ये हमारे पास एक क्यूब है, जैसे मान लेते हैं एक क्यूब यहाँ पर रखा हुआ है, रूबिक्स क्यूब जिससे हम लोग क्या कहते हैं सॉल्व करते हैं, वही एक क्यूब यहाँ पे रखा हुआ है, उसके जस्ट साइड में एक क्यूब, उसके पीछे एक क्यूब और उसके नीचे दो चार क्यूब ऐसे रखे हुए हैं। तो ऐसे ही पूरा सिस्टम बना हुआ है। इसके जस्ट एकदम बीच में, जस्ट इसके एकदम बीच में एक चार्ज प्रेजेंट है, क्यू, स्मॉल क्यू, एक चार्ज प्रेजेंट है। तो हमसे पूछा जाएगा कि ये जो इतने क्यूब प्रेजेंट है, इसमें से किसी एक से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा। पूरे सिस्टम से तो हम निकाल ही लेंगे, पूरे सिस्टम से अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरे सिस्टम के अंदर कितना चार्ज है, एक छोटा सा चार्ज क्यू है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो पूरे के लिए आ गया। अगर हमसे पूछा जाए कि ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्यूब प्रेजेंट है, तो इनमें से किसी एक क्यूब में से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, तो उसके लिए क्या करा जाएगा, जो टोटल फ्लक्स है डिवाइडेड बाई टोटल कितने क्यूब्स है, 8 क्यूब्स है, तो उतने से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एक क्यूब के लिए फ्लक्स निकल के आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, Q बाई 8 एप्सिलॉन। ये आ जाएगा हमारे पास फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब। तो अगर आपको ये सवाल दिया जाए कि अगर एक यहाँ पे एक पेंडुलम है जो कि जिसके बॉब को एक चार्ज दे दिया गया Q, जिसका मास है m, जो कि एक यहाँ पर रेस्ट पर रुका हुआ है थीटा एंगल पर, तो अगर इफ Q इज एट इक्विलिब्रियम एट दिस पोजीशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब ये इक्विलिब्रियम पर क्यों होगा, अगर हम बॉब को ऐसे करके यहाँ पे अटका के छोड़ दें तो वो तो नीचे यहाँ पे अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा। यहाँ पे इसलिए रुका हुआ क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा। फोर्स किसकी वजह से लगेगा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स दी हुई यहाँ पे, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड E2। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। तो बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक बॉब के ऊपर चार्ज दिया हुआ है स्मॉल क्यू और उसका मास है m, और यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, वर्टिकल डायरेक्शन में E2 और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में E1। तो E1 की वजह से जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पॉजिटिव चार्ज रखा होता है तो उसके ऊपर फोर्स लगने लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और उसी में ये बॉब रखा हुआ है, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दो फोर्स लगेंगे, एक इस डायरेक्शन में जो कि लग रहा होगा Q इंटू E1, और एक इस डायरेक्शन में जो कि होगा Q इंटू E2। और यहाँ पे एक स्ट्रिंग है तो इसकी वजह से यहाँ पे एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा और यहाँ पे mg फोर्स लग रहा होगा। तो अगर इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये कैसा दिखेगा, हमारे पास ये बॉब था जिसपे इधर फोर्स लग रहा था Q इंटू E1 और इधर फोर्स लग रहा था Q इंटू E2, और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था टेंशन फोर्स और यहाँ पे जा रहा था mg।
ये टेंशन आपका वर्टिकल से थीटा डिग्री का एंगल बना रहा था। अब इसको हम जो टेंशन ये थीटा डिग्री के एंगल पर लग रहा है इसका कंपोनेंट ले लें, वेक्टर का जैसे कंपोनेंट लिया जाता है। तो ये अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये तुम्हारे पास क्या एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब हम क्या कहते हैं, एंगल की तरफ कंपोनेंट लेते हैं तो क्या करते हैं, कॉस थीटा किया जाता है। तो इधर कॉस थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो इस साइड कंपोनेंट आ जाएगा टी साइन थीटा। और अगर इस टी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले तो हमारा क्या आ जाएगा, एंगल के अपोजिट डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया जाता है तो आता है साइन थीटा। तो इधर आ जाएगा टी साइन 90 माइनस थीटा। लेकिन यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। तो इधर का कंपोनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी कॉस थीटा। तो यहाँ पे सारे फोर्सेस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो चुके हैं। अब ये चीज हमें क्वेश्चन में दी हुई है कि ये जो बॉब है वो इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम पे है तो सारे हॉरिजॉन्टल पे लगने वाले फोर्स इधर वाले और इधर वाले बराबर हो जाएंगे, वर्टिकल पे ऊपर लगने वाले फोर्स और नीचे लगने वाले फोर्स बराबर हो जाएंगे। तो कर देते हैं, टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स Q इंटू E1 के। और वर्टिकल में यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं तो इधर हो जाएगा T कॉस थीटा प्लस Q इंटू E2 इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, mg के बराबर है। ये हमारे पास आ गई दो इक्वेशन, पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी इक्वेशन यहाँ थी। अब इसको हम क्या कहते हैं, इधर भेज देते हैं। तो इधर भेजेंगे तो ये क्या चीज हो जाएगी, T कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mg माइनस Q इंटू E2। अब अगर पहले इक्वेशन और ये तीसरे इक्वेशन को ध्यान से देखें तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, साइन थीटा इज इक्वल्स टू Q इंटू E1, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो T से T तो कट जाएगा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा। ठीक है, अगर इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, T से T कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, Q E1 डिवाइडेड बाई mg माइनस Q E2। अब ये चीज आ गई है। अब यहां से हमको एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स Q E1 डिवाइडेड बाई mg माइनस Q E2। तो ये आ जाएगी हमारे पास एंगल की वैल्यू, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था और ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें क्या दिया हुआ है, एक चार्ज दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम का, जो कि रखा हुआ है, कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 1 और जेड एक्सिस पे 0। इसके जस्ट पास में एक पॉइंट है जिसके भी कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। तो हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो इसको एक बार क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिए, उसके बाद से सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक, तो अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं इस पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें फॉर्मूला क्या पता था, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें फॉर्मूला पता था कि Q बाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ स्केलर क्वांटिटीज के लिए वेरिएबल है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आर कैप का। अब ये आर कैप क्या चीज है, आर कैप होता है हमारा आर वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड। ये चीज है, जो आर वेक्टर है उसका आर वेक्टर को यहाँ पे रख दिया जाए और उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दिया जाए तो आ जाती है आर कैप की वैल्यू। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट किया जाए तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड भी आर स्क्वायर की, जो आर की वैल्यू होगी वही मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर क्यू इंटू आर वेक्टर। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म में। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हमको वेक्टर डायरेक्ट नहीं लिख के दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो अगर दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए रहे हैं तो उसको वेक्टर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो देखते हैं। तो हमारे पास ये चीज दी हुई थी, अब दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। अब ये चीज क्या है, x2 y2, ये चीज क्या है, ये है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स। ये हमारा हो जाएगा पहला पॉइंट है तो ये चीज, ये पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1, ये y1, ये z1, और ये चीज हो जाएगी x2 y2 z2।
अगर इनकी वैल्यू पुट करा जाए तो हमारे पास आर वेक्टर आ जाएगा। तो x2 क्या है यहाँ पे 1, 1 माइनस 0 हमारे पास 1 ही आ जाएगा, 1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो 2 माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा 1, 1 जे कैप। अगर यहाँ पे z2 माइनस z1 करेंगे तो 1 माइनस 0 हमारे पास फिर से आ गया 1 के कैप। ये हमारे पास आ चुका है आर वेक्टर। अब फॉर्मूले में हम जैसे अगर फॉर्मूला याद करें, फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो के की वैल्यू हमें पहले से पता है, चार्ज हमें दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम, वेक्टर हमने निकाल लिया। लेकिन यहाँ पर क्या पुट करेंगे, यहाँ पे हमें चाहिए रहेगा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अगर ये कोई भी वेक्टर दिया जाए तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, हमने ये अभी सीखा कि 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उससे वेक्टर कैसे निकाला जाता है, उसके लिए ये फॉर्मूला हो गया। अब वेक्टर से उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, वेक्टर का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास ये फॉर्मूला होता है किसी भी वेक्टर 2 पॉइंट से जो बना हुआ है उससे उसका मैग्नीट्यूड निकालने का। तो यहाँ पे अगर हम x2 माइनस x1 करते तो आ रहा था 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 कर रहे थे तो भी आ रहा था 1 उसका स्क्वायर, z2 माइनस z1 कर रहे थे तो भी आ रहा था 1 उसका स्क्वायर। अगर यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर दिया हुआ है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा, अंडर रूट 3। यहाँ पे r का मैग्नीट्यूड निकल के आ गया अंडर रूट 3। अब सारी वैल्यूज को अगर हम पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी हमारे पास k इंटू चार्ज। देखिएगा ध्यान से कि माइक्रो कूलम में दिया हुआ है, कूलम में नहीं दिया हुआ तो उसको हमें कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इधर हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई r का क्यूब। तो r हमारे पास क्या आ गया था, अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 3 रूट 3 इंटू मल्टीप्लाई में r वेक्टर लिख देंगे। ये जो पूरा वेक्टर दिया हुआ है ये पूरा वेक्टर लिख देंगे, 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि एक चार्ज रखा हुआ है Q यहाँ पर और दूसरा चार्ज रखा हुआ है माइनस Q a डिस्टेंस पर, और एक तीसरा पॉइंट है P जिससे मिलकर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। कैसे पता चला इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल है। तो हमें निकालना है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करिए खुद से, ठीक है। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट P पर अगर दोनों चार्जेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसका नेट करके निकालना है। तो ये रहा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनती है, उससे दूर जाती हुई। इसकी ट्रिक याद करने की बताई थी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले लेक्चर में। तो यहाँ पर बन रही होगी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको लिख लेते हैं E। और नेगेटिव चार्ज के लिए बन रहा होगा उसके तरफ आते हुए, तो ये हो जाएगा ऐसे, इसको लिख लेते हैं E। अब दोनों जगह E क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, बस डायरेक्शन में अंतर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए दोनों का सेम मैग्नीट्यूड लिया हुआ है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम लोग क्या जाते हैं, जो इनर एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री के बराबर, 60 डिग्री के बराबर। तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर। अब जो ये दो वेक्टर है, हमें मेनली नेट निकालने के लिए, रिजल्टेंट निकालने के लिए इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए रहेगा। हमें पता है ये 60 डिग्री और ये रही स्ट्रेट लाइन, तो अगर 180 से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 120 डिग्री। तो हमें क्या पता चल गया, एक वेक्टर ये रहा E वेक्टर और एक वेक्टर ये रहा, जिसके बीच का एंगल क्या है 120 डिग्री। इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरफ आ रहा होगा। अब दो वेक्टर हैं किसी एक एंगल पर इंक्लाइंड है, तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, उसका रिजल्टेंट निकाला जाता है अंडर रूट, ये हमारा पहला वेक्टर मान लेते हैं ए स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उन दोनों के बीच का एंगल। ये फॉर्मूला होता है किसी भी दो वेक्टर का जो कि एक एंगल पर इंक्लाइंड है उसका रिजल्टेंट निकालने का। तो हमारे पास दो वेक्टर हैं E और E जो कि 120 डिग्री पर इंक्लाइंड है। तो यहाँ पे अगर हम रिजल्टेंट निकालें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट A की जगह पे क्या हो जाएगा E स्क्वायर, B की जगह पर भी E हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, E स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2E इंटू E करेंगे तो E स्क्वायर हो जाएगा इंटू कॉस थीटा। अब थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करें तो E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर कितना हो जाएगा 2E स्क्वायर, और यहां पे क्या दिया हुआ है 2E स्क्वायर इंटू कॉस 120। कॉस 120 की वैल्यू क्या होती है -1/2, तो यहां पे हो जाएगा -1/2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा
माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अगर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास फाइनल इक्वेशन 2e² माइनस e²। अब यहाँ पे अगर हम लिखेंगे 2e² और माइनस e² करेंगे तो हमारे पास e² हो गया और उससे अंडर रूट लगा हुआ है, तो स्क्वायर और अंडर रूट दोनों कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनल क्या बचा, जो e रिजल्टेंट होगा वो e के बराबर ही आ जाएगा। तो अब अगर हम e की वैल्यू निकाल दें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे e की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें e की वैल्यू के लिए फॉर्मूला पता है, क्या होता है k q बाई उन दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर। अब मान लेते कोई भी एक उठा लेते, ये वाला चार्ज या तो ये वाला चार्ज, क्योंकि दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, तो इस वाले चार्ज के लिए k, इसका दूरी q, चार्ज का मैग्नीट्यूड q, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है a, तो उसका स्क्वायर कर देंगे a²। तो e नेट जो था वो किसके बराबर था, e के बराबर, और e की वैल्यू जो आई वो क्या है k q बाई a², जो कि हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो गाइस हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर रखा हुआ एक चार्ज q, उससे a दूरी पर रखा हुआ एक चार्ज -4q, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन वेयर द नेट फील्ड इज 0। इस लाइन पर, जो कि इन दोनों की कनेक्शन लाइन है, उस पॉइंट पर, उस लाइन पर ऐसा पॉइंट निकालना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो देखते हैं, हमारे पास 3 जगह होगी। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है पास +q, और यहाँ पे ये रखा हुआ है -4q, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है a। तो या तो पॉइंट इन दोनों चार्ज के बीच में लाई कर सकता है, या तो इस साइड लाई करेगा, या तो इस साइड लाई करेगा। तीनों जगह का एक केस लेके चलते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे इस लाइन पे जो पॉइंट लाई कर रहा है वो ये रहा, और इस साइड जो लाई कर रहा है वो ये रहा, और इस साइड जो लाई कर रहा है वो ये रहा। तो इस पॉइंट पे देखते हैं, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बन रही होगी, इससे दूर जाते तरफ। पॉजिटिव चार्ज क्या कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, अपने से दूर जाते तरफ, तो ये हो जाएगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू, और नेगेटिव चार्ज की तरफ से इस डायरेक्शन में बनेगी -4q। और अगर इस वाले पॉइंट पे देखा जाए तो इस वाले पॉइंट पे इस q चार्ज की वजह से किधर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी, इससे दूर जाते तरफ, तो ये हो जाएगा E ड्यू टू q चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की वजह से बन रही होगी इस डायरेक्शन में E ड्यू टू -4q चार्ज। लास्ट इधर इस वाले पॉइंट पे देख लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से बन रही होगी इससे दूर जाते तरफ, तो ये हो जाएगी EQ, और नेगेटिव चार्ज में इसके पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास E ड्यू टू -4q। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, हमें क्या निकालना है कि ऐसा पॉइंट निकालना है जहाँ पर नेट फील्ड 0 हो जाए। तो 0 होने के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं ये हमारे पास पॉइंट है, तो इससे एक फील्ड इधर जा रही होगी, एक फील्ड इधर जा रही होगी। जब दोनों बराबर हो जाएगी, दोनों को क्रिस क्रॉस कर देंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों फील्ड एक डायरेक्शन में, तो ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकती। यहाँ पे कभी हम इस दोनों को माइनस कर ही नहीं सकते जो कि 0 हो जाए, तो ये वाला केस हमारा पूरा हट जाएगा। या तो इस डायरेक्शन में हो सकता है, या तो इस डायरेक्शन में हो सकता है, तो इसमें से भी एक केस हटेगा। अगर गैस करके देखना चाहें या तो रीजन देखना चाहें, तो ये हो जाएगा कि अगर ये वाला पॉइंट हम लेना चाहें तो इसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू की वजह से बन रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है k q/r²। इससे देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है दूरी के। तो जितना ज्यादा बड़ा चार्ज होगा उतनी ज्यादा बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जितना कम दूरी होगी उतनी ज्यादा बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज है लेकिन दूरी कम है, छोटा सा चार्ज है लेकिन दूरी कम है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ठीक है, ठीक ठीक होगी। और यहाँ पे जो ये मेन बड़ा चार्ज है उससे दूरी ज्यादा है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हो सकता है इस वाले केस में दोनों चीजें बराबर आ जाए। इधर देखेंगे तो ये जो ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है उसके पास रखी हुई है, तो इसके हिसाब से ये वाले का ज्यादा सिग्निफिकेंस हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो ये 0 नहीं आएगा। ठीक, तो हमें पता चल गया कौन सा केस होगा, इस डायरेक्शन में केस होगा। तो हमें पता चल चुका है कि किस पोजीशन पर हम पॉइंट लेंगे तो वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, यहाँ पे नहीं हो पाएगी और यहाँ पे नहीं हो पाएगी। यहाँ पता चल गया था क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, तो हम कभी कैंसिल करके उसको 0 नहीं कर सकते। और अगर इधर लेंगे हम पॉइंट तो इस वाले चार्ज का सिग्निफिकेंस ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा तेजी से अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो इसकी वजह से इस डायरेक्शन में भी नहीं 0 हो पाएगा। तो हमें पता चल गया पॉइंट को हमको लेना पड़ेगा यहाँ पर, अगर हमें उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करनी है। तो मान लेते हैं इस वाले चार्ज से इसकी दूरी कितनी है, x। ठीक,
तो इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी इस डायरेक्शन में, जो कि ले लेते हैं ई ड्यू टू क्यू, और उस वाले चार्ज की वजह से बन रही होगी इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा ई ड्यू टू माइनस क्यू। अब अगर इन दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ये बराबर होगी, तभी ये कैंसिल होके जीरो हो जाएंगे, तो हम मान लेते हैं ये दोनों बराबर है। ई ड्यू टू क्यू इज इक्वल्स टू ई ड्यू टू माइनस 4Q। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी के क्यू, और पॉइंट और क्यू चार्ज के बीच की दूरी वो कितनी है, एक्स, जो हमने मानी है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 की वजह से क्या हो जाएगी, के इंटू चार्ज कितना है हमारे पास 4Q अपॉन में, यहाँ पे साइन नहीं लिया जाता है, बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के लेक्चर में, तो यहाँ पे हो जाएगा 4Q। अब इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, a प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो k से k कट जाएगा, q से q कट जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर वाली चीज़ें हट जाएंगी। 4 का स्क्वायर रूट हो गया हमारे पास 2, एक्स स्क्वायर का x, यहाँ पे a प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस एक्स। अगर इस x को इधर भेज दें तो 2 माइनस एक्स एक्स हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई, x के बराबर, या तो कह सकते हैं x की वैल्यू क्या आ गई, a के बराबर। तो हमें पोजीशन पता चल गई। पोजीशन क्या कह सकते हैं हम कि q चार्ज से अगर a दूरी पर एक पॉइंट लेंगे तो वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, या तो -4Q चार्ज से हम 2a की डिस्टेंस पर पॉइंट लेंगे तो वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन के बाद चैप्टर खत्म होता है। हमने स्टार्टिंग से जाना कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, उसकी वजह से जो फोर्स लगता है उसके बारे में जाना था। उसके बाद हमने जाना था इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिर आगे गए हम लोगों ने जाना इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, गॉस लॉ के बारे में। तो ऐसे हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि हमारा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। थैंक यू।